ये चार्ट है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का चार्ट है, जिससे आपको एकदम अंदाज़ा आ जाएगा कि ये चैप्टर में आपने कौन सी चीज़ें पढ़ी। तो इसको देख लो, और इसको मतलब कि ये सिर्फ आप देखोगे और सारे पॉइंट्स आपके माइंड के अंदर याद करने की कोशिश करोगे ना वन बाय वन, तो आपका पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रिपेयर कर लेना, यानी इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबके डिटेल में आपने बुक के अंदर से पढ़ लो और इसको लेके बैठ जाओ और याद करने की कोशिश करो कि भाई बिजनेसन क्या था, प्रोफेशन क्या था, फिर एम्प्लॉयमेंट क्या था, फिर बिजनेस के अंदर ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री था। ठीक है, तो वो सारे सब पार्ट्स सब कुछ पढ़ लो। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड चैप्टर यानी नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज 1। वैसे तो ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आपके लिए थोड़ा अलग है, तो ये चैप्टर मुझे बहुत स्लोली और बहुत अच्छे से आप सबको पढ़ाना था, स्टेप बाय स्टेप करके। पर अब कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि आपका टेस्ट है 30 को, तो हम इसको उस तरह से पढ़ेंगे क्विकली, पर सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर हो जाए उस तरह से। तो आज मैं इसका आपको रिकॉर्डिंग भी भेजूँगी, उसके बाद अगर हो पाएगा तो कल हम उसकी गूगल मीटिंग पे भी हम उसको ले लेंगे। तो हम उस तरह से पढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज 1। अब आप सबका कंसंट्रेशन सिर्फ ये चैप्टर पे ही होना चाहिए, आसपास की सभी चीज़ें अभी आप भूल जाओ, क्योंकि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, हमारा सेकंड चैप्टर बिजनेस सर्विसेज 1, यानी इधर आप समझो, आपने ऑक्सिलरी सर्विसेज पढ़ा था, तो उसमें आपने बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो उसमें सर्विसेज में जो इंश्योरेंस की सर्विस है उसका हमें अब डिटेल में पढ़ना है। हमने सिर्फ पहले नाम देखा ऑक्सिलरी सर्विसेज के, हमने क्या देखा कि सिर्फ इंश्योरेंस जैसी एक सर्विस है वो सिर्फ हमने देखा, पर अब इंश्योरेंस क्या है वो हमें पढ़ना है, वो हमें सीखना है। तो चलो वो देखते हैं। तो इंश्योरेंस, तो वो क्या होता है? आपने कई बार आपके घर में आपके पापा से या मम्मी से या किसी से भी आपने इंश्योरेंस वर्ड तो सुना ही होगा। तो वो होता क्या है? तो इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स 2 पार्टीज़। इंश्योरेंस के अंदर 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है। कौन सी? तो एक साइड पे इंश्योरी होता है और दूसरी साइड पे इंश्योरर होता है। अब इंश्योरी यानी कौन और इंश्योरर यानी कौन? तो इंश्योरी यानी अ पर्सन हु टेक्स इंश्योरेंस। इंश्योरी यानी वो बंदा जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाता है, और इंश्योरर यानी कौन? तो पर्सन हु गिव्स इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरर यानी वो बंदा जो इंश्योरेंस पॉलिसी देता है। तो इंश्योरेंस के अंदर 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है, एक इंश्योरी एंड दूसरा इंश्योरर। तो अब देखो उसका मीनिंग। तो इंश्योरेंस रिफर्स टू दैट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज़। तो अब क्या होता है कि ये दोनों पार्टीज़ होती है ना, वो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो पॉलिसी आप लेने जाते हो ना, वो एक रिटर्न फॉर्म में होती है, तो वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है और एग्रीमेंट होता है। तो किस दोनों के बीच में? तो 2 पार्टीज़, यानी कौन सी? तो इंश्योरी एंड इंश्योरर, जो थ्रू विच द इंश्योरी पेज प्रीमियम। तो उसमें इंश्योरी को क्या करना पड़ता है? उसको प्रीमियम जो पे करना पड़ता है, तो उसके बारे में अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ होता है कि भाई मैं टाइम पे अपना प्रीमियम पे कर दूँगा। एंड ही गेट्स एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंश्योरर, और सामने से इंश्योरर उसको प्रॉमिस करता है। क्या प्रॉमिस करता है? तो दैट ही विल बी कंपेंसेटेड एज पर द रिस्क कवर एंड द अमाउंट डिसाइडेड फॉर द फाइनेंशियल लॉस। तो सामने इंश्योरर जो है वो उसे प्रॉमिस करता है कि जब भी आपका कोई भी फाइनेंशियल लॉस होगा तो हम आपको कंपेंसेट करेंगे।
यानी जितनी भी अमाउंट हम दोनों के बीच में डिसाइड हुई है, जिस तरह की पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में एग्रीड हुआ है, उस तरह का उतना अमाउंट पे हम आपको कंपेंसेट करेंगे। ये नॉर्मल चीज़ है। कोई भी दो पर्सन है, वो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिटर्न फॉर्म में हो रहा है, जिसको हम कहेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी। और इंश्योरी है वो ऐसा कह रहा है कि मैंने जिस तरह की पॉलिसी ली है उस तरह से मैं रेगुलर अपना प्रीमियम पे कर दूंगा। तो सामने इंश्योरर वैसा बोल रहा है कि मैं आपको जब भी आपकी फाइनेंशियल लॉस होगी तब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि तब मैं आपको उतनी अमाउंट मैं आपको दे दूँगा, यानी कंपेंसेट कर दूँगा, आपको हेल्प कर दूँगा जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है उस पे। यानी वो अमाउंट कितनी, तो वो दोनों पार्टीज़ के बीच में डिसाइड होती है उस तरह से। अगर ये दोनों पार्टीज़ ने जो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक दूसरे को वादे किए हैं वो अगर वो तोड़े तो ये पॉलिसी नल हो जाती है, यानी फिर किसी को कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज़ टू कंपेंसेट लॉस, यानी हमें कोई भी तरह का नुकसान हो तो उसके सामने हमें हेल्प हो जाए, उसीलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। यानी अगर घर पे आग लग जाए तो हमें उस वक्त हमें पैसे मिल जाए, दुकान में आग लग जाए तो उस वक्त हमें पैसे मिल जाए, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो हमें उस पर पैसे मिलते हैं। तो ये अगर कोई भी लॉस हो जाए तो उसके सामने हमें हेल्प मिल जाए, इसीलिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। उधर कोई ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट मेकिंग का होता नहीं है, नॉट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। तो मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ हमारा वही होता है कि कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाए तो जो भी चीज़ का हमने इंश्योरेंस लिया है तो उस पर अगर कोई दिक्कत आ जाए तो हमें तब वो समय पे हमें हेल्प हो जाए और तब हमें कोई प्रॉफिट की पड़ी होती नहीं है। तो अभी तक हमने शॉर्ट में उसका जनरल ओवरव्यू देख लिया कि एक चीज़ आपके मगज के अंदर क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इंश्योरेंस है क्या। ठीक है, तो अब हम लाइन बाय लाइन उसको फटाफट देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन। इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज आर इंक्रीजिंग इन एन इकोनॉमी। अभी के ज़माने में हमारी कंट्री के अंदर इम्पॉर्टेंस जो है ना सर्विसेज का वो बहुत बढ़ रहा है। अब देखो कि पहले बैंकिंग का इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो अब बैंकिंग का बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का कितना इम्पोर्टेंस है, तो अभी सर्विसेज का ज़माना है। देयर इज़ अ राइज इन द फैसिलिटीज़ एंड कन्वीनियंस ड्यू टू सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। अभी ये सारी सर्विसेज है ना, तो उससे फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ गई है और हम सबकी लाइफस्टाइल एकदम कन्वीनियंट हो गई है। These services are just not helpful in business as a part of commerce, but they extend to facilitate industry, agriculture and other business activities. अब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं रही सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, अब ये एक्सटेंड हो गई है और भी सेक्टर्स के अंदर, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या तो कोई और बिजनेस एक्टिविटीज़। Services like banking, insurance, postal, storage and transportation have undergone so much of change that they just do not only work as business services but also as a social and family related services. अब ये सर्विसेज इतनी बढ़ गई है, इतने सारे सेक्टर्स कवर कर लिए कि अब तो वो सोशल एंड फैमिली तक भी आ गई है। इन मॉडर्न एज देर आर वेराइटीज़ एंड स्पेशलिटीज सीन इन सच सर्विसेज। अभी के मॉडर्न ज़माने में उसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ इंक्लूड की जाती है और स्पेशलिटीज़ भी होती है। ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम नेचुरली इंटरडिपेंडेंट। और ये सारे जितने भी सर्विसेज के इंस्टीट्यूशंस हैं वो नेचुरली एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। देखो अब इंश्योरेंस का मीनिंग,
तो इंश्योरेंस refers to that written contract or agreement between two parties through which the insurer pays premium and as against setting an undertaking from the insurer that he will be compensated as per the risk cover and the amount decided for the financial loss. यानी दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं आपको प्रीमियम पे कर दूंगा और सामने वाला जो इंश्योरर होता है वो कहता है कि समय आने पे जब भी आपका कोई नुकसान होगा, लॉस होगा, तब मैं जितने अमाउंट डिसाइड हुए हम दोनों के बीच में उस तरह का आपको कंपेंसेट कर दूंगा. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन रिटन फॉर्म इज़ नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी. अब ये दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो रिटर्न फॉर्म में होता है तो उसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है. तो इसको अंडरलाइन कर लेना. इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव द रिस्क इन्वॉल्व बट इट कंपेंसेट्स फॉर द फाइनेंशियल लॉस कॉस्ड बाय दैट रिस्क. इंश्योरेंस से जो दुर्घटना होने वाली होती है, जो रिस्क होता है वो हट नहीं जाता, पर जब रिस्क होता है, कोई दुर्घटना घटती है, तब हमें हेल्प करता है, यानी कंपेंसेट करता है हमारा जो भी नुकसान होता है उससे. समझ में आया कि जैसे हमने दुकान का इंश्योरेंस लिया है तो उस पर हमने फायर इंश्योरेंस लिया है कि जब भी हमारी दुकान के अंदर आग लग जाए और उससे हमारा माल मतलब कि जल जाए तो उसके आगे हमें पैसे मिले. ठीक है, तो आग तो लगने वाली है, कोई इंश्योरेंस लेने से आग टल नहीं जाएगी. ठीक है, तो रिस्क वो नहीं हटा सकती, पर रिस्क जो हो गया उसके सामने हमें हेल्प करती है, वो नुकसान जो होता है उसकी भरपाई करती है, कंपेंसेट करती है. प्रिंसिपल्स. इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमें पढ़ने हैं. ये टॉपिक को बहुत अच्छे से मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना था, वो हम समझेंगे भी. हम ये चैप्टर को फिर से करेंगे. अभी फ़िलहाल अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से मैं आपको क्विकली पढ़ा रही हूँ. तो प्रिंसिपल्स देखो. द रूट्स ऑफ इंश्योरेंस आर कनेक्टेड विथ सोसाइटी. बिजनेस के भी रूट्स सोसाइटी के साथ कनेक्टेड थे, तो हमने उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए. अब इंश्योरेंस के रूट्स भी कहाँ पे कनेक्टेड है, तो सोसाइटी के पास. एंड इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. और ये क्या होता है, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है. सो इंश्योरेंस इज़ नॉट ए सिंपल और ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट. इसीलिए इंश्योरेंस जो भी है वो कोई सिंपल और ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भाई चल हम दोनों, कोई दो फ्रेंड है, उसने कह दिया कि तू मुझे इतना प्रोजेक्ट वर्क करके दे, मैं तेरा इतना काम कर दूँगा. ठीक है, तो ये कोई सिंपल और ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है दो लोगों के बीच में. एंड इट कैन नॉट बी रिलेटेड टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और ये जो इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो उतना कानूनी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, एकदम लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है. तो कैसे, कौन सी तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो इट इज़ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये स्पेशल वाला कॉन्ट्रैक्ट है. एंड हैंस अपार्ट फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल. इसीलिए ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके प्रिंसिपल्स जो भी है वो भी स्पेशल है, यूनिक है. तो फर्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. अब प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ यानी क्या, तो विश्वास. दो पार्टीज़ के बीच में विश्वास से कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो दोनों को अपनी अपनी जो भी चीज़ें होती है वो उनको डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है. दोनों पार्टीज़ को खोलकर सारी चीज़ें क्लियर कर देनी पड़ती है. अगर पीछे से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद ली और उसके बाद पता चला कि आपने कुछ फ्रॉड किया है, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी नल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी. यानी आपने जितना भी प्रीमियम अभी तक पे किया होगा उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. तो देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का होता नहीं है.
इट इज़ ओनली टू हैव कंपेंसेशन फॉर फाइनेंशियल लॉस। उसका मेन काम क्या होता है, तो कंपेंसेट करो जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ उसका। द बेसिक लॉ ऑफ इंश्योरेंस इज़ अ सोशल कंसेप्ट। इसका बेसिक लॉ ऑफ इंश्योरेंस का क्या होता है, तो सोशल कॉन्सेप्ट। क्यों सोशल कॉन्सेप्ट? भाई दो लोग इन्वॉल्व है, दो मनुष्य इन्वॉल्व है। As such, the parties involved in the insurance contract should have mutual and complete faith। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट उस तरह से करती है क्योंकि दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास रख के चलना पड़ता है, यानी म्यूचुअल फेथ रखना पड़ता है कि भाई तू जो करेगा वो भी सही करेगा, मैं जो कह रहा हूँ वो भी सही है। While entering into a contract, both the parties should provide all informations required regarding the insurance product। दोनों पार्टीज को सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी पड़ेगी जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए चाहिए। While taking an insurance policy, even if the information is not asked by either parties, both should provide it। भले ही सामने वाले पर्सन ने ना बोला हो, आपसे ना मांगा हो, फिर भी आपको खुद से सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देने की, कि जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत आए नहीं। इफ़ इट इज़ फेल्ट दैट इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको लगे कि फ्यूचर में भाई अगर ये चीज़ हम छुपाएंगे तो फ्यूचर में शायद इससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, अगर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उसे आपको कह देने की। एनी इंश्योरेंस एग्रीमेंट एंटर्ड नॉट हैविंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अमाउंट्स टू फ्रॉड। देखो, अगर आपने कोई भी चीज़ छुपाई है एग्रीमेंट के द्वारा और बाद में पता चलती है तो उसे फ्रॉड कहा जाएगा। एंड इट इज़, वो फ्रॉड हो जाएगा। एंड इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसे अंडरलाइन कर लो, तब हम कहेंगे कि ये अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी विश्वासघात हुआ। Whenever it comes to be known that the principle of utmost good faith is broken, यानी विश्वासघात हुआ, the insurance agreement or policy stands null and void। इसको भी अंडरलाइन कर लो, तब क्या होगा, तो पॉलिसी स्टैंड्स नल एंड वॉइड, यानी ख़त्म हो जाएगा, उधर इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कैंसिल हो जाएगी। एंड द इंश्योरी कैन नॉट गेट बैक द प्रीमियम ऑलरेडी पेड एंड ही लॉसेस द राइट ऑफ कंपेंसेशन फॉर द रिस्क। तो इधर इंश्योरी ने अब तक जितना भी प्रीमियम पे किया होगा उसका फ़ायदा मिलेगा नहीं। सिंपल है कि यानी सारी कुछ मैटर, सारी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ डिस्क्लोज़ कर लो। भले ही आपको लगे कि इससे भी फ्यूचर में क्या दिक्कत हो सकती है, अगर दिक्कत नहीं होने वाली तो बोल दो ना, सामने वाले बोलने में क्या जाता है, ठीक है। तो सारे कुछ जो भी मैटर्स इन्फॉर्मेशन होती है वो दोनों पार्टीज़ के बीच में क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन छुपाने की नहीं कि जिससे बाद में फ्यूचर में आपके दिक्कत खड़ी कर ले, ठीक है। वैसा अगर आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन छुपाई बाद में पता चलता है तब उसे कहा जाता है कि ये आपने फ्रॉड किया और प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ के अगेंस्ट ये हो गया, यानी विश्वासघात हुआ। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इंक्योर्ड बाय द इंश्योरी। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा जाता है, तो कंपेंसेट फॉर द लॉस, आपका जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई करने के लिए। इंक्योर्ड बाय द इंश्योरी, इंश्योरी यानी हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं, तो भाई फ्यूचर में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, कोई ऐसा लॉस हो जाए तो उसके सामने हमें हेल्प हो जाए, इसीलिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। यानी हम कोई व्हीकल की इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, तो भाई कभी भी कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तब हमें सामने पैसे मिले जिससे हमारा व्हीकल रिपेयर हो सके। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंश्योरेंस लेने का, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यानी क्या, तो कंपेंसेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस। This principle is used to decide how much the insurance company will have to pay to the insuree in the event of loss incurred। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अंदर क्या इंक्लूड है, तो वो चीज़ इंक्लूड है कि इंश्योरेंस कंपनी
कब कितने पैसे पे करेगा, किस तरह का रिस्क होगा तो कितने पैसे पे करेगा, वो हमें पढ़ना है। एनी पर्सन हु टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन गेट ओनली कंपेंसेशन फॉर द लॉस एंड ही कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। इसके नीचे अंडरलाइन कर लो कि कोई भी पर्सन अगर इंश्योरेंस पॉलिसी उसने लिया है तो उसे सिर्फ उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितनी अमाउंट का उसने पॉलिसी लिया हुआ होगा, और वो भी किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर इन्वॉल्व होती है उस तरह से उसको कोई उसके ऊपर प्रॉफिट कुछ मिलता नहीं है। In other words, he cannot get additional amount over and above the loss incurred. It is not applicable to life insurance. देखो, अब लॉस आपको जितना हुआ है ना उतना ही आपको मिलेगा, उसके ज़्यादा नहीं मिलेगा। और दूसरा, ये चीज़ लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होती नहीं है। और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल क्यों नहीं होती वो हम आगे देखने वाले हैं। तो देखो, इफ़ एन इंश्योरी टेक्स, अब ध्यान से सुनना, इफ़ एन इंश्योरी टेक्स अ पॉलिसी फॉर अ प्रोडक्ट at a lower value than the original value, it is implied that he will proportionately get a lesser amount and a part of the loss will have to be borne by him. अब देखो, यानी इधर क्या कहा कि मेरा घर है, ठीक है, मैंने अपने घर का इंश्योरेंस लिया है, मेरे घर की प्राइस है 30 लाख रुपीज़। अब मेरे घर का इंश्योरेंस मैंने सिर्फ 15 लाख का लिया है, ठीक है, यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या है मेरे घर की 30 लैक्स, ठीक है, और लोअर वैल्यू मैंने ओरिजिनल वैल्यू से कम वैल्यू पे मैंने इंश्योरेंस लिया है। मैंने इंश्योरेंस कितनी वैल्यू पे लिया, 15 लाख पे, ठीक है। तो अगर मेरा घर पूरा जल जाए, ठीक है, 30 लाख का पूरा घर जल जाए तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 30 लाख तो देगी नहीं, वो मुझे कितने देगी, तो सिर्फ 15 लाख ही देंगी जितने के मैंने इंश्योरेंस लिया है। और दूसरा, ऐसा मानेंगे कि 15 लाख का जो नुकसान है वो मैं खुद उसे बियर करूँगी, बॉन्ड करूँगी, ठीक है। यानी वो चीज़ कि अगर जितनी भी ओरिजिनल वैल्यू है उससे कम प्राइस पे आप इंश्योरेंस ले रहे हो, तो अगर वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपने जितने की प्राइस पे आपने इंश्योरेंस लिया आपको उतना ही आपको रिटर्न में उतना ही लॉस आपका कंपेंसेट इंश्योरेंस कंपनी करके देगी, उसके अलावा का आपको खुद को करना पड़ेगा, ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। तो उसमें भी अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स है, वो समझने बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम्पल एक बार आपके दिमाग में बैठ गए तो दूसरी बार आपको सोचने की ज़रूरत भी पड़ेगी नहीं। तो देखो, अब थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाओ। तो ए, इफ़ अ पर्सन टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी for rupees 3 lakh but the original value of the product is rupees 5 lakh। इधर एक पर्सन है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने गया, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 3 लाख की। कोई मशीनरी समझ लो, कोई मशीनरी का उसने इंश्योरेंस लेने गया, वो मशीन की ओरिजिनल प्राइस है 5 लाख की, पर उसने इंश्योरेंस लिया 3 लाख का। Then, in the event of complete loss of the product, the insurer will get maximum rupees 3 lakh। अब देखो क्या हुआ, वो 5 लाख की मशीनरी थी ना, वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, डैमेज हो गई, तो उसे कितने मिलेंगे पैसे, इंश्योरेंस कंपनी उसको कितने पैसे देगी, 5 लाख तो देगी नहीं, क्योंकि उसने 5 लाख का तो इंश्योरेंस लिया नहीं, उसने इंश्योरेंस तो सिर्फ 3 लाख का दिया, तो उसे कितना मिलेगा, तो उसे 3 लाख रुपए ही मिलेंगे, ठीक है। भले ही 5 लाख की मशीनरी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है, फिर भी उसे 3 लाख ही मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ उसने 3 लाख का ही इंश्योरेंस लिया है। अब देखो, अब देखते हैं एग्जाम्पल बी। When the value of a product is rupees 5 lakhs, but the insurer has insured it only for 3 lakh, and if the product is partially damaged, which is estimated at rupees 2 lakh, the insurer will get only rupees 1,20,000 as compensation, as it is the proportionate amount of rupees 3 lakh, which is the insured amount। इधर देखो, पहला जो एग्जाम्पल है ना वैसा ही है कि ओरिजिनल प्राइस तो मशीनरी की 5 लाख ही है,
पर उसने इंश्योरेंस कितने का लिया है, 3 लाख का ही लिया है। अब देखो, पर पहले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, 5 लाख की मशीनरी डैमेज हुई थी। अभी क्या हुआ है, ये एग्जाम्पल में सिर्फ आधी ही मशीन डैमेज हुई है, यानी 2 लाख रुपए की ही मशीन डैमेज हुई है। तो इधर फिर इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देगी, तो इधर इंश्योरेंस कंपनी उसको 3 लाख नहीं दे देगी, ठीक है। तो इधर वो है ना, रेशियो सेट करेंगे कि देखो कि पहले 5 लाख की मशीनरी थी ओरिजिनल वैल्यू, और 5 लाख डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसीलिए उसको पूरे 3 लाख मिल गए। पर अब क्या है, 5 लाख तो ओरिजिनल वैल्यू है, पर डिस्ट्रॉय तो उसकी आधी मशीन हुई है, यानी 2 लाख की मशीन सिर्फ आधी डिस्ट्रॉय हुई है। तो उसे 3 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, उसको मिलेंगे 1,20,000। वो रेशियो सेट करना पड़ता है। वो किस तरह से कैलकुलेट होता है तो वो देख लो। तो इधर रेशियो सेट करना पड़ता है कि अगर 5 लाख की पूरी मशीनरी डिस्ट्रॉय होने पे हमें 3 लाख मिलते थे, तो अब 2 लाख की मशीन डिस्ट्रॉय हुई है तो हमें कितने मिलेंगे, तो 1,20,000 मिलेंगे। ऑब्वियस चीज़ है। फिर देखो, सी when the value of the product is rupees 5 lakh and it is insured for the full amount of rupees 5 lakh, and in the event of complete damage to the product, the insurance company will pay the full amount of rupees 5 lakh to the insurer। ये सबसे सिंपल है कि 5 लाख की हमारी मशीनरी है, 5 लाख की मशीनरी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई और हमने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो हमें कितने मिलेंगे, तो 5 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। यानी 5 लाख की मशीनरी जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख है, हमने इंश्योरेंस भी 5 लाख का लिया है। अब 5 लाख की मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई है तो हमें कितने मिलेंगे, 5 लाख मिल जाएंगे। पर आगे के 2 एग्जांपल्स में क्या था, ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख की थी फर्स्ट एग्जांपल में, उसमें इंश्योरेंस सिर्फ 3 लाख का दिया था और मशीनरी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई 5 लाख की, तो हमें 3 लाख रुपए रोकड़े मिल जाएंगे। पर बी में क्या था, 5 लाख की ओरिजिनल वैल्यू थी, 3 लाख का इंश्योरेंस लिया था और 5 लाख की मशीनरी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, सिर्फ 2 लाख की हुई, तो इसीलिए रेशियो सेट करके हमें 1,20,000 रुपये तब मिलेंगे। तो इजी है। फिर देखो, थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योरी मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंश्योर्ड। यानी हम कोई भी चीज़ का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो हमारा खुद का होना चाहिए, हम उसके मालिक होने चाहिए। एग्जाम्पल, द ऑनर ऑफ द हाउस हैज़ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ हाउस। कोई भी घर का मालिक है तो उसका उसके ऊपर हक बनता है। वाइल टेनेंट ऑफ द हाउस डज नॉट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट। और अगर उसका कोई घर है, ठीक है, हम उसके मालिक हैं, पर हमने वो रेंट पे किसी को रहने के लिए दिया है, तो उसका हक फिर वो घर पे तो नहीं बनता, क्योंकि हमने खुद उसका इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो कोई भी लॉस होगा तो वो पैसे हमें मिलेंगे, ना कि वो रेंट पे जो रह रहा है उससे। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। When a policy is taken for an insurable product and if it is fully damaged, and when the insurance company pays compensation, the fully damaged product's ownership will be with the insurance company. This principle is not applicable in case of life insurance। देखो, जब भी कोई चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट, उसका आपने फुल्ली इंश्योरेंस लिया है, यानी 5 लाख की मशीनरी है, हमने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है और वो 5 लाख की मशीनरी फुल्ली डैमेज हो जाती है, तो वो सामने वाली कंपनी हमें 5 लाख रुपए दे रही है, उसने सारे पैसे हमें दे दिए, तो मशीनरी का जो भी कचरा होगा ना, फिर वो उसका हो जाएगा। अगर कोई व्हीकल है, वो समझ लो कि वो 50,000 रुपीज़ का है, कोई भी 2 व्हीलर है 50,000 रुपीज़ का है, आपने 50,000 का इंश्योरेंस लिया है, तो जब भी उसका एक्सीडेंट हो गया, फुल्ली डैमेज हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 50,000 सारा उसने पैसे दे दिया, तो वो कचरा जो होता है ना, वो एकदम एक्सीडेंट वाला जो भी व्हीकल होता है, वो एकदम कचरा फिर उसका हो जाता है। और ये चीज़ लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होती, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लो कि ये चीज़ लाइफ इंश्योरेंस पे क्यों एप्लीकेबल नहीं है, और हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी क्यों लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है, वो हम लाइफ इंश्योरेंस वाले टॉपिक में देखेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस।